नमस्कार। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। कभी जिगरी यार की तरह साथ साथ घूमने वाले डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क का ब्रेकअप सुर्खियों में रहा। अब एक बार फिर से ये दोनों हेडलाइंस बटोर रहे हैं। इस बार फिर से उनकी जो मुलाकात हुई है काफी दिनों बाद, वो काफी सुर्खियों में है। चार्ली किर्क के फ्यूनरल में साथ साथ दिखने की वजह से दोनों काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब फिर से कहा जा रहा है कि क्या ये जोड़ी फिर से एक साथ दिखने वाली है। आपको बता दें कि इससे पहले दोनों के बीच काफी तनाव बढ़ गया था। मस्क ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि ट्रंप को इम्पीच किया जाना चाहिए। मस्क ने दावा किया था कि ट्रंप उनकी जीत का श्रेय खुद लेते हैं और उन नीतियां अमेरिका को मंदी की ओर धकेलेगी। हालांकि ये पुरानी बात हो गई। अब दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे हैं। फिर से दोनों की जो केमिस्ट्री है वो दिखने लगी है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो फॉरेन मामलों के जानकार हैं। एक वैभव सिंह है और दूसरे वैभव जैन हैं और दूसरे हैं अब डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल वैभव जैन साहब से होगा कि ये जो दोस्ती है काफी दिनों बाद, हालांकि बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए लेकिन काफी दिनों बाद पहले दोनों साथ दिखे, फिर चुनाव हुआ, ट्रंप जीते, उसके बाद वो उनकी सरकार में शामिल हुए, फिर दोनों अलग हुए। उसके बाद बहुत सारी तल्खी हमने देखी। तो दोनों की दोस्ती जो है उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में तो काफी उम्दा रह सकता है, क्योंकि जिस स्पीड से इलॉन मस्क खुद का एक्सपांशन कर रहे हैं बिजनेसेस का, चाहे वो स्टारलिंक हो, स्पेसएक्स हो या टेस्ला हो, तो उनको भारत की जो सबसे बड़ी आज के तारीख में बाजार पेट जिसको हम कहते हैं कि बड़े पैमाने पे आज के तारीख में यहाँ पे कंज्यूमर नीड्स का मतलब इस्टेब्लिशमेंट है कि जैसे टेस्ला व्हीकल्स भी आज के तारीख में उनको बेचना है, स्टारलिंक के किसी कंपनी के साथ टाई अप करके या डायरेक्ट उनको अगर लाइसेंसेस इशू हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको कहीं ना कहीं डायरेक्टली सैटेलाइट बेस्ड सर्विस, इंटरनेट सर्विस भी उनको, तो कंज्यूमर बेस आज इंडिया का जो है वो सबसे बड़ा है। तो मार्केट बड़ा होने की वजह से इंडिया की नीड तो उनको है ही है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों की दोस्ती जरूर एक अच्छी सुनहरी सुबह लेके आई है कि जो उनकी अनबन चल रही थी वो कहीं ना कहीं आज के तारीख में इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। आज तक अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 37 बिलियन के आसपास वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि पिछले 20 सालों में टेस्ला, स्पेसएक्स, देन स्टारलिंक, ये सब लोगों को अलग अलग, मतलब उसमें हम ये कह सकते हैं कि डेप्थ के अलावा उनको लोन्स, ग्रांट्स, इस तरीके से उनको अभी तक अलग अलग रिटर्न्स मिल चुके हैं। तो ये जब तक दोनों भी हैंड इन हैंड नहीं चलेंगे तब तक तो बहुत सारी चीजें नहीं चल पाएंगी। यही इस पे से इंगित होता है। तो आज के तारीख में कहीं ना कहीं हम कहें कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की जो दोस्ती है वो एक नया आयाम जरूर लिखेंगी और भारत के लिए भी वो बेहतर साबित होंगी। अभिषेक जी, भारत से जो तल्खी हमने देखी, फिर अभी हाल फिलहाल में ट्रंप ने फिर प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। तो आप इस जो दोनों दोस्त फिर से मिले, मतलब ट्रंप और मस्क जो मिले हैं, तो इसको क्या देखा जाए कि मस्क जो है भारत को लेकर के ट्रंप को और ज्यादा पॉजिटिव करेंगे? ऐसी खबरें बहुत जगह सोशल मीडिया में हमने देखी। हम आपसे भी जानना चाह रहे हैं। देखिए, अगर हम इस दोनों के बीच रिलेशनशिप को देखेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच में, तो एक गहरी मित्रता थी। अगर आप देखेंगे जो पूरा उनका कैंपेन था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, चाहे कैंपेन को बिल्ड करने की बात हो, चाहे उनका जो मैसेज, जो कम्युनिकेशन था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का, उसको लोगों के बीच ले जाने की बात हो, कैंपेन को फाइनेंस करने की बात हो, इन सब में जो है इलॉन मस्क की एक बड़ी भूमिका थी। लेकिन उसके बाद हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि जो कैंपेन के बाद सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद कुछ पॉलिसी इश्यूज को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव होता है और एक समय तो ऐसा भी आता है जब वो अपनी नई पार्टी की घोषणा कर देते हैं। तो अब दोनों की वापसी से मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक पॉलिसी के लेवल पर जो हमें एक स्टेबिलिटी और एक जो लैक ऑफ कोहेरेंस जिसको हम बोलते हैं देखने को मिल रहा है ट्रम्प सरकार में, और वो हर लेवल पे मिल रहा है, चाहे वो कुछ घरेलू मामले हो, अभी हेल्थ इंश्योरेंस का मामला था,
या टैरिफ वॉर की नीति हो, या भारत अमेरिका के बीच जो संबंध है जिसमें हमें अचानक एक प्रकार से उतार चढ़ाव भी नहीं, हमें यू टर्न्स देखने को मिले। पहले उन्होंने कंडेम किया है भारत को कि भारत रूस से बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहा है तेल की, फिर उन्होंने हमारे टैरिफ्स को बढ़ाया, उसके बाद फिर उन्होंने यू टर्न लिया और कहा कि भारत एक हमारा प्रमुख साझेदार है और वो चीन और रशिया के साथ जा रहा है। फिर यू टर्न लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी, और अभी हम देख रहे हैं कि जो उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि महत्वपूर्ण है वो भारत में है और बातचीत चल रही है। तो मुझे लगता है कि जो प्री इलेक्शन पॉलिसी कोहेरेंस, जो नीति के मामले में हमें स्पष्टता देखने को मिल रही थी, हो सकता है कि वो अब भी देखने को मिले, क्योंकि इलन मस्क उनके एक प्रमुख चुनावी सलाहकार थे, रणनीतिक सलाहकार थे, नीतिगत मामलों में भी उनकी राय बहुत महत्वपूर्ण थी। तो हो सकता है कि उनके अलग होने से कहीं ना कहीं जो ट्रम्प की नीति में हमें जो एक अस्पष्टता देखने को मिल रही थी, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, उस पर उसका प्रभाव। साथ ही कई ऐसे सेक्टर्स भी हैं, जैसा कि अभी बताया वैभव जैन भाई साहब ने, जहां पर हम देखते हैं कि जो इलन मस्क के जो इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट हैं, वहां पर कहीं ना कहीं भारतीय उपभोक्ता बाजार उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी सामने आ सकता है। तो मुझे लगता है कि इससे कहीं ना कहीं नीतिगत मामलों में ट्रम्प सरकार की थोड़ी स्थिरता और थोड़ा समन्वय हमें देखने को मिलेगा, और जब नीति में समन्वय होगा, नीति में स्थिरता आएगी और नीति में एक सकारात्मक दृष्टिकोण आएगा, तो उसका फायदा भारत को भी होगा, ऐसा मेरा मानना है। वैभव सर, चूंकि एलन मस्क दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक तो हैं ही, उसके अलावा बहुत अच्छे सलाहकार भी हैं। उनके बारे में मैंने बहुत जगह पढ़ा कि वो बहुत अच्छी सलाह देते हैं, ट्रम्प को इसीलिए वो पसंद भी थे। तो मेरा ये मानना है कि क्या अब जो भारत के साथ टैरिफ वाला, हालांकि अब तो बातचीत चल रही है, ट्रम्प ने अपने सबसे करीबी को भारत में भेजा भी, इस पर चर्चा भी हो रही है, तो क्या डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनसे मदद लेंगे कि दुनिया में जो टैरिफ वॉर जो अमेरिका ने फैलाया उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ट्रम्प उनकी मदद लेंगे? ऐसा कुछ हो सकता है क्या, दिखने को मिलेगा अगले कुछ दिनों में? जी, ये तो आने वाला समय बताएगा, पर जितना मैं समझ पाता हूँ कि जितना वाइस वर्सा रिएक्शंस उन्होंने पिछले कुछ दिनों में प्ले की है कि खुद की एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी इस्टेब्लिश कर दी और पॉलिटिकल पार्टी भी लॉन्च कर दी, तो इतने जल्दी ये मनमुटाव इतने इजीली फॉर्म नहीं हो पाते हैं किसी भी मतलब गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेटिक सिनारियो में। सेकेंड थिंग इज दैट इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ऐसा है कि इलॉन मस्क का खुद का एक इंटरेस्ट एरिया है, और वो ये जानता है कि कहीं ना कहीं वहां के यूएस के रिपब्लिकन सीनेटर्स का उसको काफी मतलब विरोध है, क्योंकि जब वो डोज डिपार्टमेंट खोला गया था और उसका एडवाइजर बोल के उसको रखा गया था, तो एट दैट टाइम जितने भी सीनेटर्स है रिपब्लिकन के, वो उसके रूल आउट करना शुरू कर दिए थे उसके खिलाफ। उसी वजह से उसको वो कमियां खामियां उसको समझ में आ गई थी कि ये मैं जैसे सोच के चलता हूँ, वो डोमिनेंस के तरीके से वर्किंग स्टाइल है इलॉन मस्क की, कि वो चाहते हैं कि उनके कंपनी में जितनी शालीनता और जितनी फ्रीडम से वो काम करते हैं उतना ही वो कहीं ना कहीं यूएस की ब्यूरोक्रेसी में ला पाए। बट वो फेल हो चुके, उसको वहां के सीनेटर लोगों ने और समर्थित लोगों ने नहीं करने दिया। उसी वजह से ही केप्ट आउटसाइड हिमसेल्फ कि बाबा नहीं, मैं मेरा खुद का बिजनेस संभालूंगा और मुझे आपके कार्य कौशल या जितना भी सरकार चलानी है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आई थिंक कि उनका ज्यादा फोकस उनके खुद के बिजनेसेस पे रहेगा, क्योंकि ये सब चीजों के सेंधमारी में उनका बिजनेसेस लैक हो रहा था, शेयर मार्केट में भी उनको काफी बड़ा तगड़ा झटका मिला था। तो ये कहना तो मुश्किल होगा कि वो इसके बाद में फिर से कभी एज अ एडवाइजर पोजीशन पे जाएंगे, बट हाँ बैक स्टेज में कुछ हेल्प जरूर वो कर सकते हैं। जैसे कि अभी जैसे इंडिया का आपने जिक्र किया कि इंडिया एक उपभोक्ता बाजार उनके लिए बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, तो 101% कुछ बैक चैनल इस्टेब्लिशमेंट इसके देख के हमको मिल सकती है इस चीज को। अब अभिषेक जी, मेरा ये मानना है कि अभी डोनाल्ड ट्रम्प से जब अलग हुए एलन मस्क, तो उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, फिर अब दोस्ती एक साथ दिख रही है, दोनों साथ साथ दिख रहे हैं। तो दोस्ती एक पार्ट है, बिजनेस अलग है और पॉलिटिक्स अलग। लेकिन आपको क्या लगता है निकट भविष्य में, अभी तो पार्टी की शुरुआत है और अभी बहुत कुछ उनको अमेरिका में करना और इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारा कुछ है, उनका बिजनेस है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसको और बढ़ाना चाहते हैं, वो बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं उनके। तो आपको क्या लगता है कि जो अमेरिका के लिए और भारत के लिए
खास तौर से हम भारत को इसमें बीच में जरूर लाना चाहेंगे कि एलन मस्क जो है उन्होंने भारत में अच्छा खासा निवेश किया है। तो आपको क्या लगता है कि एलन मस्क जो है अपनी कुछ बातें, कई बार बातचीत का रास्ता बंद हो जाता है ना, तो आगे बातचीत नहीं होती, लेकिन अगर एलन मस्क और ट्रंप की बातचीत हो रही है तो बातचीत के रास्ते वो भारत को लेकर के चीजें और मुझे लगता है कि सॉफ्ट कर पाए वो। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखें तो एक प्रैक्टिस डिप्लोमेसी ऐसा एक अप्रोच आता है जिसके माध्यम से न सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स बल्कि जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं, इंडस्ट्रियल जायंट्स होते हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं, जो एकेडमिया के लोग हैं, वो भी आपस में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज के थ्रू दो देशों के बीच संबंधों में स्टेबिलिटी, स्थिरता और पॉजिटिव डेवलपमेंट लाने का प्रयास करते हैं। अगर आप देखेंगे जो स्पेशली जो भारत और अमेरिका के बीच जो विवाद की जड़ जो शुरू हुई वो ट्रेड वॉर को लेकर शुरू हुआ। ट्रेड वॉर के मामले में जो पूरा कैंपेन था वो जो ट्रंप के जो ट्रेड जार जिनको बोलते हैं पीटर नेवरो लीड कर रहे थे, और उनके साथ भी इलन मस्क का एक दो बार मनमुटाव हो चुका है नीतिगत मामलों के लिए। तो मुझे लगता है कि भारत अमेरिका के लिहाज से हाँ जरूर एक कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल लेवल पर जिस प्रकार से टेस्ला और उनके आर्थिक हित जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार का उनका भारतीय इंडस्ट्रियल जो जायंट्स उनके साथ एक कम्युनिकेशन चलता, तो एक प्रैक्टिस डिप्लोमेसी के लिहाज से एक नया स्कोप खुलता दिखेगा। चूंकि इलन मस्क की अगर वापसी हुई भी है, भले ही वो सलाहकार के पद पर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उनकी जो सीधी पहुंच है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तक, तो वो एक डायरेक्ट इंटरवेंशन करने की स्थिति में है जहां पर वो नीतिगत मामलों पे सलाह दे सकते हैं या फिर एक फीडबैक दे सकते हैं। तो उस लिहाज से ये मुझे लगता है बेहतर होगा, और हो सकता है कि पीटर नेवारो का भी जो पूरा ये जिन्होंने ट्रेड वॉर का पूरा इनिशिएटिव ले रखा है, इसके मामले में कुछ उन्हें जेन्युइन फीडबैक वो सरकार को, अमेरिकी सरकार को दे सकें, तो जिसका लाभ भारत को हो सकता है। नहीं, पीटर नवारो की आपने चर्चा की है तो मैं भी उन पर एक सवाल पूछना जरूर चाहूंगा कि पीटर नवारो जो हैं वो मतलब ट्रंप कुछ और बात करते हैं, वो कुछ और बयान देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि पीटर नवारो जो सलाह देते हैं ट्रंप को वो कुछ मतलब ऐसा परफेक्ट नहीं होता है जिससे चीजें संभल पाए? तो क्या आपको लगता है कि फिर से ट्रंप को जरूरत है कि एलन मस्क को सलाहकार के तौर पर, या उनसे बातचीत, जरूरी नहीं है कि वो सलाहकार बने उनके, लेकिन वर्ल्ड फोरम पर अगर देखा जाए, वर्ल्ड अगर इकोनॉमी की बात करें तो टैरिफ को लेकर के तो दुनिया में बहुत सारे देश हैं वो प्रभावित हैं, इसमें भारत भी एक है, और भारत से अभी तक बातचीत फाइनल उसमें नहीं हुई है, हालांकि टाइम लगेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो पीटर नवारो हैं उनसे बेहतर अगर मस्क साथ होते तो बेहतर चीजें बता पाते, क्योंकि वो बिजनेस के एंगल से भी देखते हैं और दूसरा की पॉलिटिशियन के तौर पर भी वो एक तरीके से देख पाएंगे इसको। निश्चित ही ऐसा हम मतलब एक नजरिया ये हो सकता है बात रखेंगे इलन मस्क की वापसी से, हो सकता है कि हमें कुछ जो नीतिगत बदलाव है देखने को मिले। और जहां तक पीटर नेवारो ट्रंप का सवाल, अगर आप देखेंगे जो ट्रंप सरकार की जो ये प्रेसिडेंसी है, इसमें कई नीतिगत मामलों पर ट्रंप सरकार का अपने ही सलाहकारों और अपने ही वरिष्ठ मंत्रियों से मनमुटाव हो जा रहा हो, कई बार उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब या तो ये हो सकता है उनकी राजनीतिक व्यवस्था या पॉलिटिकल मॉडल का एक एग्जाम्पल हो कि ट्रेड मंत्री की क्या अलग राय होती है और राष्ट्रपति की अलग राय होती है, या ये हो सकता है ये पब्लिक कंजम्पशन कर रहे हो कि मीडिया और जो लोग हैं उनको ये कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, उनके अंदर इंटरनल एक अंडरस्टैंडिंग होती है, या हो सकता है ये एक प्रकार का नया राजनीतिक मॉडल दिखाना चाह रहे हो जहां पर ट्रंप सरकार कहीं ना कहीं डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी से बच रहे हो कि ये तो पीटर नेवारो ने किया ये काम, या इस काम के लिए पहला व्यक्ति जिम्मेदार है। तो वो तो ट्रंप सरकार किस मॉडल पर जाएगी या किस मॉडल को फॉलो कर रही है, ये एक प्रश्न हो सकता है, क्योंकि देखिए अमेरिका एक जिम्मेदार देश है, एक रेस्पॉन्सिबल पावर है, एक ग्लोबल पावर है। तो ग्लोबल पावर के साथ हम एक जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, आपको याद होगा अगर आप रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो एक बार अमेरिका ने चीन को ये पाठ पढ़ाया था, और ये मैं नाम भूल रहा हूँ स्कॉलर का, उन्होंने बोला था कि, और ये पेंटागन की रिपोर्ट थी जहां पर अमेरिका ने चाइना को रेस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऐसा संदेश दिया था कि चीन को जो है वैश्विक राजनीति में रेस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर बनना पड़ेगा। आज वही सवाल ट्रंप सरकार के सामने भी खड़ा है कि क्या ये ग्लोबल पावर एक रेस्पॉन्सिबल पावर के रूप में व्यवहार करेगी, जहां पर सभी देशों के साथ, इसमें भारत भी प्रमुख है, नीतिगत मुद्दों पर जो बातचीत होगी, जो सलाह मशवरा होगा, वो एक स्पष्ट होगा, क्लैरिटी के साथ होगा। देखिए इलन मस्क के आने से ये मैं जरूर मतलब एक उम्मीद लगा सकता हूँ कि हो सकता है जो स्पॉन्टेनिटी जो निर्णय में होती है
ये जो मर्की रिएक्शन होता है, इसमें कुछ शायद ठहराव है, और कहीं ना कहीं उनका जो विचार का दायरा एडवाइजरी क्लब अगर बढ़ेगा ट्रम्प सरकार का, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का, तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक परिपक्वता की उम्मीद जरूर लगा सकते हैं। वैभव सर, एक सवाल ये है, अभी हाल ही में H1 वीजा पर जो है वो तकरीबन 8 से 10 गुना फीस ज्यादा बढ़ाई गई है। तो इससे आपको क्या लगता है? विदेश मामलों को आप लगातार देखते आ रहे हैं, इससे जो भारतीय चाहे वो मतलब जॉब सेक्टर के हों चाहे स्टूडेंट हों, उस पर क्या असर पड़ेगा? अलग अलग तरह के लोगों से हमने बहुत बातचीत की है, तो सबकी अपनी अपनी राय है। आप क्या सोचते हैं इस पर कि भारत का क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या 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 परिप्रेक्ष्य रहेगा? लॉन्ग टर्म में तो इसको मतलब हम नहीं कह सकते कि किसी तरीके से हमारे जो स्टूडेंट जा रहे हैं या जो भी लॉटरी सिस्टम में वीजा पा रहे हैं उन लोगों को कोई बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि इसमें जो फीस थी वो मतलब ऑलमोस्ट 10x बढ़ा दी गई है कि सीधा सीधा 80 लाख अगर उसका कन्वर्जन करे तो 88 लाख के आसपास इंडियन करेंसी में उसकी कॉस्टिंग आती है वीजा की। और आप अगर देखें तो जितनी भी लॉटरी सिस्टम्स में सबसे हेवीएस्ट कह सकते हैं कि लॉटरी सिस्टम्स में अप्लाई करने वाली कंपनी थी वो थी टीसीएस, इन्फोसिस, एंड देन विप्रो, एंड देन फिर कॉग्निजेंट और फिर सिंटेल, ये सब थी। इसमें ये होता था कि हर साल लॉटरी सिस्टम में, जैसे जो बाइडन का जो लास्ट टेन्यूअर था उसमें आप अगर देखोगे तो लगभग 54,000 लोगों से ज्यादा लोगों को H1B वीजा मिल चुका था। आज के तारीख में वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। स्टूडेंट्स का अपना प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स में वीजा लेने के होड़ इस वजह से मची रहती थी क्योंकि वहां पे स्टूडेंट वीजा का जो पीरियड रहता था उसके साथ अटैच करके प्रोबेशन पीरियड रहता था। किसी भी कंपनी में वो अगर उनको लेट से वर्कआउट उनका कुछ वर्किंग स्टाइल या वहां पे कुछ अगर वर्किंग करने को मिल गया तो वो वहां पे करीब करीब 3 to 6 मंथ्स रह सकते थे। और फिर अगर उनको वो कंपनी ने कहीं ना कहीं कंसेंट दे दिया तो उसको वीजा एक्सटेंड हो जाता था वर्किंग वीजा के स्टाइल में। तो अभी ये जो कल का निर्णय है इस वजह से कहीं ना कहीं ये सब जो कहीं ना कहीं जो ज्यादा बड़े पैमाने पे इंडिया से जो लोग वहां पे जाते थे, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग वीजा क्लास हो, या चाहे और भी बाकी जो जुड़े हुए क्लासेस है वो सब लोग, तो वो कहीं ना कहीं तो उसके ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है। अभिषेक सर, आईटी कंपनी पर भी शिकंजा कसा गया है। अमेरिका ने कहा है, अमेरिका ने जो अभी नए लेटेस्ट फैसले लिए हैं उसमें आईटी कंपनी पर भी उसका असर दिखेगा। तो आपको क्या लगता है, जो अमेरिका में जो कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है वो आउटसोर्सिंग क्या कंपनी बाहर शिफ्ट करेगी, या तो इधर चाइना और इंडिया? लेकिन इस समय माहौल जो है अनुकूल भारत के लिए ही है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो अमेरिकी भी है और भारतीय कंपनियां भी हैं जो वहां पे काम करती हैं। तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप के इस फैसले से भारत को फायदा हो सकता है इससे, या घाटा होगा? आपकी आवाज जो है, आप अनम्यूट करें, अपनी आवाज को अनम्यूट करें। एक जो ये फैसला उन्होंने लिया है, जैसा कि आपने बताया, इसका मेन कारण यही कि ट्रम्प सरकार कहना कि जो आउटसोर्सिंग विशेष करके जो हिंदुस्तान के लोगों की हो रही थी उसको डिस्करेज करने का उनका प्रयास है। और कहीं ना कहीं क्योंकि ट्रम्प सरकार आने से पहले वो आने के बाद से बराबर वो अमेरिकी लोगों के लिए रोजगार की बात कर रहे हैं, तो ये उनका वो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा का जो ड्रीम है उससे अलाइन होता है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने मेक इन इंडिया के माध्यम से, कुछ आर्थिक सुधारों के माध्यम से, बहुत सी ऐसी योजनाओं के माध्यम से भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास किया। चाइना में भी आप देखते हैं आर्थिक वृद्धि दर कमजोर हुई, रॉ मटेरियल्स की कीमतों में वृद्धि हुई, लेबर महंगा हुआ, निवेश के साथ दिक्कतें आई, एक टोटलिटेरियन स्टेट में काम करने की अपनी सीमाएं। तो उसके बाद से कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, लेकिन फिर भी भारत ने वो गति नहीं पकड़ पाया था किन्हीं कारणों से। लेकिन जो नीतिगत सुधार हुए हैं और इधर आउटसोर्सिंग को लेकर जो डिस्करेज हुआ है, तो ये जरूर हम कह सकते हैं कि एक संभावना बनती दिख रही है जहां पर भारत एक प्रकार से इन कंपनियों के लिए आउटसोर्सिंग के रूप में एक नया प्रवेश द्वार बन सकता है। देखिए, कितनी तेजी से होगा, किस प्रकार से होगा और कैसे होगा, इसके बारे में भी और स्पष्टता चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जरूर भारतीय अर्थव्यवस्था भारत के सामने है, जो कि इस निर्णय से देखने को मिलती है।
वैभव सर, जो अभी H1 वीजा पर बहुत सारे हमने कमेंट्स देखे सोशल मीडिया पर, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे भारत के छात्रों को खास तौर से काफी फायदा होने वाला है। उनका ये तर्क है, बहुत सारे लोगों का तर्क है, हजारों में कहिए, कि उनका ये तर्क है कि भारत का जो क्रीमी लेयर चला जाता था, जो बहुत मतलब जीनियस स्टूडेंट थे, वो अमेरिका चले जाते थे या और दूसरे देशों में चले जाते थे, खास तौर से अमेरिका में जाते थे, सबका प्रेफर सबसे पहला वही हुआ करता था। तो जब अमेरिका में इस तरह की बंदिशें आई हैं वहां से, तो फिर वो देश में रहेंगे या फिर कुछ अपना करेंगे, जैसे अपना ही कुछ कारोबार किया, जैसे प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि आप अपना स्टार्टअप करिए और ये करिए। तो अगर वैसा टैलेंट अगर हमारे यहाँ से अगर अमेरिका शिफ्ट नहीं होता है, तो लगता है इससे देश के तरक्की में वो योगदान दे पाएंगे और अमेरिका न जाकर के यहीं कुछ नया स्टार्टअप करेंगे और कुछ बड़ा करेंगे। जी जरूर जरूर, मैं जरूर मानता हूँ इस चीज को कि जितना भी एक नेचुरल इनबॉर्न टैलेंट था और कहीं ना कहीं वो अपनी मतलब अपॉर्चुनिटी ढूंढने के परिप्रेक्ष्य में वहां पे जाता था, वो कहीं ना कहीं इस वजह से कहीं ना एक लेवल तक यहाँ पे रुक जाएगा। रुक के जो हमारी गवर्नमेंट की आज की तारीख में जो स्कीम्स है, PIL स्कीम्स हो, उसके बाद में नए एंटरप्रेन्योर्स लोगों के लिए समृद्धि योजना हो, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना हो, इन सब चीजों का और अलग अलग तमाम स्कीमों का बेनिफिट लेते हुए वो कहीं ना कहीं उनका खुद का जो वेल्थ है या नॉलेज वेल्थ जिसको हम कहें कि वो यहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, यहीं पे कोई उसका अच्छी तरीके से सृजन करेंगे और करते करते वो शायद से एक यूनिकॉर्न तक भी पहुंचने के पॉजिटिविटी में परिप्रेक्ष्य में बढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो काफी सारे स्टार्टअप्स जो थे वो काफी अच्छे पैमाने पे और अच्छा परफॉर्म करके यूनिकॉर्न लेवल तक पहुंच चुके हैं। मतलब जिन लोगों का 1 मिलियन तक का ही बजटिंग था, वो लोग 10 मिलियन 100 मिलियन तक क्रॉस कर चुके हैं और कुछ कुछ 1 बिलियन तक भी क्रॉस कर चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि हम हमारी जो वेल्थ क्रिएशन थी उसको संभालने में हम सक्सेस इस पॉलिसी की वजह से हो पाए। वैभव सर, एक सवाल और है कि टैरिफ वाला मामला अभी चल ही रहा है, बातचीत चल रही है और जल्द सुलझ जाने की उम्मीद है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, 10 to 15% पर टैरिफ आ जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि टैरिफ में किस तरह की बातें, हमने शुरू में देखा कि नॉनवेज मिल्क पर बात अटकी, एक आध चीजें और भी हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि मतलब हम बाहर को कैसे अलाउ करें, स्वाभाविक तौर पे किसानों की बात आती है। तो आपको क्या लगता है कि जो टैरिफ वाला जो मामला सुलझेगा, इसके अलावा भारत जो दूसरे देशों पर EU के कंट्रीज से अभी हमारी बातचीत चल रही है और फ्री ट्रेड की बात हो रही है और उस पर काफी हम आगे भी बढ़े हैं, उधर से भी बयान आया था। तो आपको क्या लगता है कि टैरिफ वॉर से भारत को फायदा हुआ है, घाटा हुआ है? क्योंकि भारत ने इसका एक्सपेंशन किया है अपने बिजनेस का, दुनिया के और देशों में जहां हम नहीं पहुंच पा रहे थे वहां भी हमने जाने की कोशिश की है। तो क्या लगता है कि एक झटका जो है वो नई उम्मीद की राहें खोल रहा है? मैं इससे सहमत हूं कि एक झटका कहीं ना कहीं हमें एक नई उम्मीद की राह दे चुका है। इसमें ऐसा है कि जब किसी कंट्री को इतना बड़ा मतलब आज के तारीख में हमारा उनके साथ में जो एसोसिएशन था, वो कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसीज के वजह से उसको कहीं ना कहीं एक हार्म पहुंचा है। बट इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि नए जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर में आज के तारीख में हर किसी को अपने अपने सहयोगियों का और साथियों का चयन करने की बहुत अच्छी मतलब उसको कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी बन रही है और उन्होंने करना भी चाहिए। वो इस वजह से जरूरी होता है क्योंकि किसी भी एक ही कंट्री के ऊपर जो डिपेंडेंसी होता है कि जैसे चलो मान लिया कि उन्होंने हमारे ऊपर 25% तो पहले ही लगा दिया था और 25% लगा दिया, बट उससे हमें कोई बहुत ज्यादा मतलब डिफेक्ट नहीं हुआ है। उसका रीजन ऐसा है कि हमारा ऑलरेडी जो बायलैटरल ट्रेड था वो बहुत कम था। हम जितना वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज को, उससे उसके पैमाने में वो 0.10 या 0.20% के आसपास था। उस वजह से हमारी जो इकोनॉमिकल सेक्टर से उसको बहुत ज्यादा कोई डिफेक्ट नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, इसका अपॉर्चुनिटी में कन्वर्जन मोदी जी और उनकी टीम करना बहुत अच्छे से जानते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में वो लोगों ने EU के साथ में आपने देखा होगा यूरोपियन यूनियन उर्सुला द वीन के साथ में अभी लेटेस्ट उनका मुलाकात और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ था और वो ट्रेड भी कहीं ना कहीं ओपन ट्रेड पॉलिसी के तहत एग्जीक्यूट हो सकता है। हमने कनाडा के साथ में अच्छे मतलब संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
यूके के साथ में भी हमारा काफी अच्छा बायलैटरल कोएलिशन हो चुका है, और जो अदर कंट्रीज है, जो यूएस को छोड़ के बाकी की कंट्री, उनको भी हम आज के तारीख में कहीं ना कहीं फेच करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं एक आपका जो एक प्रीवियस सवाल था उसके ऊपर आपको जरूर फोकस करना चाहूंगा कि ट्रम्प की जो नीतियां है वो खुद के कारोबारी दोस्तों को फायदा पहुंचाना यहाँ तक ही सीमित है, जिस परिप्रेक्ष्य से मैं देखता हूं। तो वो एक जगलर आदमी है, एक टोटल बिजनेसमैन माइंड आदमी उसको हम कह सकते हैं। तो वो खुद के और खुद के अलाइज के बिजनेसेस का बेनिफिट इतना ही उनके नॉलेज में रहता है। वो कोई ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म, जिसको कहते हैं जियो पॉलिटिकल एसोसिएशन, या उस तरीके से जिस तरीके से डेमोक्रेट्स चलते थे उस तरीके से रिपब्लिकन चलने की कोशिश कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव तो रहता है, बट वो बिजनेसमैन कैटेगरी के होने की वजह से उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस उसी पे रहता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अभी जैसा उन्होंने कहा था कि जो कृषि सेक्टर में पर्टिकुलरली वो एंटर करना चाह रहे हैं, तो उसमें mRNA जिसको कहते हैं कि जो जेनेटिकली इंप्रूव्ड कोई भी धान होता है बेसिकली, तो उसका क्रॉप प्रोडक्शन में दर साल का यील्ड जो होता है वो बहुत बड़े पैमाने पे आता है। लेट से कि हम मकई का एग्जांपल ले ले, तो 1 एकड़ में 10 कुंटल का अगर अपने यहाँ का आता होगा, तो वहां पे यूएस में लार्जर फार्म्स में mRNA का जो क्रॉप रहता है उसका करीब करीब 100 कुंटल तक आ जाता है। इतना बड़ा बेनिफिट होता है। देन डेयरी प्रोडक्ट में वो लोग काफी सारा मिक्सचर बना के दूध बनाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मतलब सुअर की चर्बी या किसी और चीज की चर्बी मिला के वो दूध बनाया जाता है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमारी हिंदू संस्कृति जो है इंडिया की, उसको भी हार्म करती है, और एट द सेकेंडरी स्टेज पे ये कह सके कि कहीं ना कहीं हमारा कृषि का जो बहुत बड़ा बाजार पेट, क्योंकि हमारा जो 40% कंजम्पशन है जो एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो खुद का इंडिया में ही है। डोमेस्टिक कंजम्पशन ही हमारा बहुत बड़ा है। तो उसी वजह से हमें उसकी जरूरत आज की तारीख में है नहीं। वो अननेसेसरी वो फोर्स कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं मतलब हम आपको कहीं ना कहीं बिजनेस दे रहे हैं तो आप भी हमारे लिए वो रास्ते खोल दीजिए करके, ये उनका कहीं ना कहीं पॉलिसी है। तो एनीवे, उसमें कोई बहुत ज्यादा होना जाना है नहीं। हमारे मोदी जी काफी सॉलिड आज के तारीख में डायनामिक लीडर है, और ये सब चीजों में उनकी जो टीम है वो निरंतर वर्कआउट कर रही है। मुझे लगता है कुछ 2-3 चीजें हैं जहां पे कुछ चीजें अटकी हुई थी, वो जरूर आने वाले समय में सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और एक अच्छी दिशा में उसने बिजनेस सेक्टर में हम कहीं ना कहीं उनके साथ में आगे बढ़ेंगे, ये मुझे विश्वास है। जी, मेरा एक सवाल, आप हालांकि आपने कहा था, लेकिन जो हमारा एक्सपेंशन हो रहा है उसमें ईयू की तरफ से बहुत ज्यादा, बाकी देशों पर तो हमने चर्चा की, ईयू ने अभी हाल फिलहाल में कहा है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और फ्री ट्रेड को लेकर के, तो उसके साथ तो बहुत सारे कंट्रीज का ये होगा ना, टाई अप होगा, तो उस दिशा में हम जो बढ़ रहे हैं उसका मतलब भारतीय उद्योगपतियों को, खासतौर से एक्सपोर्टर को मतलब बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? जरूर उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि आज के तारीख में ईयू हो गया या कनाडा हो गया, या फिर आप लंदन की, इंग्लैंड की बात कर लीजिए, यहाँ पे इन लोगों के साथ में इतनी ज्यादा फ्री ट्रेड एसोसिएशन हमारे इसके पहले नहीं रहे थे। कुछ सेलेक्टिव सेक्टर्स में हम इनके साथ में जरूर बहुत अच्छा बिजनेस कर पाते थे, बट अभी जो ये बायलैटरल ट्रेड्स के एग्रीमेंट हमारे साथ उनके साथ में साइन हो रहे हैं, तो उसको लेते हुए ये जो सेक्टर्स कहीं ना कहीं चरमरा गए थे यूएस की वजह से, तो उसको हमने कहीं ना कहीं एक रास्ता खोज निकाला है, और उसके वजह से अच्छे खासा हमें मतलब हमारा जो ट्रेड डेप्रिशिएट आ रहा था वो कहीं ना कहीं रेसिप्रोकेट हो जाएगा, और उसको सही दिशा में वो आगे बढ़ जाएगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ जी। बहुत अच्छा सर। वैभव सर, हमसे बात करने के लिए और समय निकालने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए थैंक यू। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। हम आगे भी वर्ल्ड के जितने भी पॉलिटिक्स हैं, चाहे इकोनॉमिक्स अफेयर है, किसी भी तरह के वर्ल्ड न्यूज के लिए भी हम लगातार आगे भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे, ऐसी चर्चा करते रहेंगे। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।